अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट शुरू की हुई है और हमने काफ़ी कुछ जावास्क्रिप्ट में समझ भी लिया है, कोड कैसे लिखना है, लॉजिक कैसे बनानी है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम डिबगिंग कैसे कर सकते हैं, ट्राई कैच कैसे यूज़ कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग से हम अपने कोड के एरर्स को कैसे सेट कर सकते हैं, ब्रेक पॉइंट्स कैसे लगा सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम ये सब कुछ कंप्लीट से पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने देख लिया कि हमने इस लेक्चर में डिबगिंग टेक्निक्स देखनी है, तो देखते हैं डिबगिंग होता क्या है। ठीक है, जब हम कोड कर रहे होते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारे सिंटैक्स और लॉजिकल एरर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो वो जो लॉजिकल एरर्स और सिंटैक्स एरर्स हैं, कभी कभी हमें सामने समझ नहीं भी आ रहे होते कि वो क्या एरर्स हैं। ठीक है, कोड पढ़ के, क्योंकि काफ़ी लंबा सारा हमारा कोड होता है, तो उसको सॉल्व करने को डिबगिंग कहते हैं। ठीक है, उसको डायग्नोज करने को या उसको ढूंढने को। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास काफ़ी सारे वेज भी होते हैं ताकि हम उस एरर को ढूंढें और फिर उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, और काफ़ी सारे एरर्स होते हैं ऐसे, जैसे कि एरर आ जाता है, आपने अगर एक वेरिएबल वाला लिख दिया या कुछ इस तरह का, उसको दोबारा से आपने एक ही वेरिएबल को, कॉन्स्ट के वेरिएबल को जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसको न्यू वैल्यू असाइन कर दी तो उसने एरर दे दिया। लेकिन ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा एरर का एरर भी आए। ठीक है, कोई मैसेज भी आए, वो ऐसा एरर भी होता है कि जिसका पता नहीं चलता, तो फिर हमें लाइन बाय लाइन कोड देखना पड़ता है, उस हिसाब से उसको हल करना पड़ता है। ठीक है, इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं डिबगिंग, कोड की डिबगिंग। ठीक है, बग कहते हैं एरर को और उस एरर को सॉल्व करने को कहते हैं डिबग। अच्छा, हमारे पास बहुत डेवलपर्स टूल्स होते हैं। ठीक है, डेवलपर्स के लिए जावास्क्रिप्ट ने दिए हुए हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो कोड को डिबग करने का जो सिलसिला है वो हम बहुत अच्छे से और आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि कंसोल है हमारे पास डिफरेंट किस्म के मैसेजेस को शो करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद एक डिबगर करके है हमारे पास ब्राउज़र टूल्स, डेवलपर टूल्स में, जिससे हम लाइन बाय लाइन अपना कोड चेक कर सकते हैं। और डोम का स्ट्रक्चर है हमारे पास, इंस्पेक्टर से हम जैसे इंस्पेक्ट करके, मैंने आपको दिखाया हुआ ना कि इंस्पेक्ट करके हम कैसे देख सकते हैं। तो वो ये 2-3 चीज़ें हैं, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डेवलपर टूल्स के अंदर आती हैं और हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं अगर हमने किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग से आप लोग सबसे पहले से वाकिफ़ हैं। ठीक है, हम काफ़ी सारा कुछ उसको यूज़ करते हैं। अच्छा, वो सिर्फ ना प्रिंट करने के लिए यूज़ नहीं होता वैल्यूज़ को, हमें जहाँ शक हो ना कि यहाँ पे एरर आ सकता है, तो हम उसको वैल्यू को कंसोल करवा लेते होते हैं। ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए अच्छा यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है वेरिएबल की, और फिर हम उसके बाद नेक्स्ट अपना स्टेप लेते हैं। तो इसलिए कंसोल भी हमारा डिबगिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। सपोज करें आपने एक बहुत बड़ा फंक्शन लिखा है, अब आपको बीच में कहीं पे डाउट है यार कि यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, तो वहाँ पे कंसोल करवा के वैल्यू चेक कर लेंगे और फिर अगले स्टेप पे मूव हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम कंसोल भी करवा लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरा जो वे है वो डिबगर स्टेटमेंट, कि अगर हम कोड को कहीं पर रोकना चाहते हैं तो वहाँ पे हम डिबगर स्टेटमेंट लगा देते हैं और वहाँ पे वो कोड रुक जाता है, और फिर हम लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, यानी चला सकते हैं। जैसे क्योंकि जब हम क्रोम खोलते हैं तो सारा कोड इकट्ठा स्टार्ट हो जाता है ना, अगर आप लाइन बाय लाइन कोड चलाना चाहते हो तो हम डिबगर स्टेटमेंट के साथ कर सकते हैं। ये मैं आपको करके भी दिखा दूंगा। डिबगर स्टेटमेंट बहुत आसान सी है, सिर्फ ये हमने डिबगर लिखना होता है जहाँ पे भी हमने रोकना है कोड को ना, जितनी दफ़ा मर्जी हम रोक सकते हैं एक ही कोड को। तो ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसी तरह हमारे पास तीसरा जो इसका वे है वो है ट्राई एंड कैच। ट्राई एंड कैच में क्या होता है, अगर आप एक नया फंक्शन लिख रहे हैं और आपको लगता है कि इसमें माइट भी एक एरर आ जाए जो कि आपको ढूंढना ना पड़े, तो आप उसको पहले ही ट्राई एंड कैच के अंदर लिख लेते हैं। उससे क्या होता है, अब जैसे ये देखें ट्राई, उसके बाद मैंने कर्ली ब्रेसेस लगा दी हैं, उसके अंदर मैंने कोई कोड लिखा, मुझे पता है कि इसमें ना कोई एरर आ भी सकता है ना आए तो बहुत अच्छी बात है, अगर आ जाए तो क्या हो, हमने कैच जो वर्ड है उसके अंदर एरर लिखना है और कंसोल डॉट एरर कर देना है। फिर इसके अंदर आप जो भी मैसेज लिखेंगे और कॉमा लगा के एरर, ये जो एरर इसको यहाँ से मिल रहा होगा ना ऊपर वाले से, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, तो इससे ही होगा ये। अगर तो कोड चल गया ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अगर ना चला तो उसमें जो भी एरर है वो वहाँ पे शो हो जाएगा और आपको भी पता चल जाएगा क्या चीज़ ख़राब है। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर आप उसको सही कर सकेंगे और ये रियल टाइम में आपको कोई मसला पेश नहीं आएगा। इसको भी हम ट्राई करके देखते हैं। तीनों जो तरीके हैं हमारे, एक एक करके हम इनको ट्राई करके देखते हैं और समझते हैं कि इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास डेवलपर टूल्स कहाँ पे होते हैं। ठीक है, अब ये सारे हमारे डेवलपर टूल्स हैं। ये देखिए, मैंने जैसे पहले भी बताया, ये इंस्पेक्ट एलिमेंट से हम देख सकते हैं
अपने हर एलिमेंट को, ये क्या है, उसके अंदर क्या है, उसको स्टाइल्स क्या लगे हुए हैं, ठीक है, ये यहाँ पे स्टाइल्स आ रहे होते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा हमारे पास ये कंसोल है, ठीक है, जिसमें हमने बहुत सारा काम किया हुआ है ऑलरेडी। ये हमारे सोर्सेज यहाँ पे आ रहे होते हैं, यहाँ पे भी हम कोड देख सकते हैं, एक एक लाइन करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं जब डिबगर यूज़ करेंगे हम, ठीक है। इस तरह नेटवर्क का टैब है, इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो एपीआई वगैरह हम यहाँ पे लिंक करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हम इससे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें, ये सारे डेवलपर टूल्स होते हैं जिसकी वजह से हम अपना एरर जो है उसको फाइंड कर सकते हैं, उसको फिर सॉल्व भी कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं अपने कोड में जाते हैं। मैंने सारे जो अलर्ट्स थे और कंफर्म बॉक्स और प्रॉम्प्ट बॉक्स थे उसको एक दफ़ा कमेंट कर दिया ताकि बार बार हमारे पास वो ओके ना करना पड़े, और हम डिबगिंग करनी शुरू करते हैं। यहाँ से सपोज करते हैं हम ऊपर से यार कोई फंक्शन उठा लेते हैं। अच्छा जी, हमारे पास कोई बड़ा सा फंक्शन अगर पड़ा हो, चले हम W3 स्कूल से कोई फंक्शन उठाते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं फंक्शन टू फाउंड any matching numbers in an array JavaScript। ये अब हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, ये हमने यहाँ लिख दिया, नीचे जाके लिख देते हैं ये हमारे पास एक नया फंक्शन है, इसमें हमने एक अरे ली है जिसके अंदर हमारे पास 3 किस्म के नए मतलब 3 वैल्यूज़ हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि एक वेरिएबल बनाएं इंडेक्स के नाम से और हम उसकी इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि हम देख रहे हैं कि x जो है, जो हमें मिल रहा है वो x इज इक्वल टू 5 है या नहीं है, ठीक है। यानी कि 5 के इक्वल अगर कोई है तो वो इंडेक्स बता देगा 5 की इंडेक्स क्या है, ठीक है। तो अगर हम इसको कंसोल करें, लाइन नंबर हमारे पास है 750, तो उसने ये 1 बता दिया। सपोज करें यहाँ 5 ना होता तो वो हमें क्या देता, -1, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी फाइंड इंडेक्स का पढ़ा हुआ है। अब हमारे पास एक ये फंक्शन है, अब हमने इसमें एरर देखना है ना। अब यहाँ पे हम अगर और भी कुछ कर सके हैं, हम कहते हैं कि ये जो इंडेक्स है ना इसमें प्लस प्लस हो जाए, ठीक है। यानी कि इंडेक्स प्लस प्लस का मतलब है इंक्रीमेंट ऑपरेटर लग जाए, ये मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अब ये हमारे पास कुछ और हो रहा है, यहाँ पे कुछ और हो रहा है, और वेरिएबल सेम ही है अभी भी, और एंड में हम उसको क्या करा रहे हैं, कंसोल करा रहे हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ से खत्म करते हैं। अब हमें नहीं समझ आ रही यहाँ पे क्या कोई एरर आ रहा है या कोई मसला आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले ये एक कंसोल यहाँ लगा देंगे और एक कंसोल यहाँ लगा देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि यार जब हमने इसमें ये फंक्शन चलाया ना, ठीक है, ये एक एरो फंक्शन है, ठीक है, ES6 में जो हमने पढ़ा हुआ है, जब हमने ये फंक्शन चलाया तो उसके बाद इंडेक्स की वैल्यू क्या थी, उसके बाद हमने एक और इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया तो उसके बाद इंडेक्स की वैल्यू क्या थी। यानी कि अगर कोई एरर फंक्शन की वजह से आएगा तो यहीं पे पता चल जाएगा हमें, ठीक है, इसी कंसोल में पता चल जाएगा। अदरवाइज इस कंसोल में हमें पता चल जाएगा अगर इस लाइन से कोई एरर आ रहा होगा, ठीक है। सपोज करें हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, ठीक है। अब इसने यहाँ -1 दे दिया और यहाँ भी -1 दे दिया, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इसको प्लस कर दें तो उसने क्या कर दिया, 0, क्योंकि हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही थी -1, ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही थी -1, ओके। यहाँ से हमने उसको +1 किया तो -1 + 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, ये एक्चुअल उसका आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कर देते माइनस, मतलब हमने एक सिंटैक्स एरर कर दिया, प्लस माइनस कोई चीज़ है ही नहीं, ऐसा कोई इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं है, तो उसने
यहाँ पे हमें वैल्यू दे दी थी -1 की, हालांकि हमें वैल्यू आनी चाहिए थी 0 की, क्योंकि हमारा एक सिंटैक्स एरर था, इसलिए उसने वैल्यू गलत दी। तो जब हमें पता चल रहा होगा कि यार लाइन नंबर 749 तक तो हमारा कोड सही था, लेकिन कोई ना कोई गलती हुई है तो 750 पे हुई है, क्योंकि 751 वाला कंसोल हमें गलत वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम अपनी गलती फाइंड आउट करेंगे और फिर देखेंगे अच्छा हाँ यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर सही से लगाया नहीं है, तो वो इसलिए हुआ, ये हमारे पास वैल्यू फिर 0 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह करके आप अपना एरर फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे अगर हमारे पास 5 होता, ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा होता 1, यहाँ पे -1 ना होता, 1 + 1 क्या हो जाता 2। ठीक है, इस तरह। और अगर हमारा यहाँ कोई गलती हो गई होती, यहाँ पे हमने माइनस लिख दिया होता, तो हमारे पास 1 आ रहा होता, तो भी हम दोबारा ढूंढते कि यार हमारी गलती कहाँ पे। तो ये सारा सीन है जिससे हम सारा फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा एरर कहाँ पे है। तो यह तो हमारा हो गया पहला तरीका कि हम कंसोल के ज़रिए हमने कैसे किया। सेकंड वे जो हमारे पास है वो है डिबगर। ठीक है, सपोज करें हमने ये कंसोल नहीं कराया हुआ और ये भी कंसोल नहीं कराया हुआ, ओके हो गया। हम यहाँ पे लगाते, हमने ये एक फंक्शन बनाया और हमने यहाँ पे लगा दिया डिबगर। ठीक है, और हमने यहाँ पे भी डिबगर लगा दिया। अब हमने सपोज करें कंसोल नहीं लगाए हुए, हमने कंसोल खत्म कर दी है, हमने एक फंक्शन बनाया और अब हम देखना चाह रहे हैं कि इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या थी। ठीक है, और एक हम इसके बाद कर देते हैं। ठीक है, अब ये देखिएगा, अब हो क्या रहा है, यहाँ से फंक्शन चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे जाकर रुक जाएगा, हम उसको कहेंगे तो फिर वो आगे चलेगा, फिर वो इस लाइन पे आएगा। ठीक है, और फिर वो यहाँ से आगे काम करेगा। अब ये देखें, हमने रिफ्रेश किया, सिर्फ रिफ्रेश किया मैंने, यानी कि अगर मैं ये दोबारा भी करूँ, ठीक है, तो ये मैंने डेवलपर्स टूल्स खोले, इंस्पेक्ट एलिमेंट से, जैसे हम F12 से खोलते हैं, और मैंने ये रिफ्रेश किया। अब देखें ये लाइन नंबर 749 पे खुद ही हमें लेके आ गया कि आपका पहला डिबगर यहाँ पे था, लाइन नंबर 749 पे। अब अगर हम देखना चाहें कि यार इस वक्त हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू क्या थी, अब उसने ना इसके नीचे कोड चलाने नहीं है, ये सारा कोड अभी नहीं चल रहा। ठीक है, हमें उसने रोक के दे दिया, रोक के बता दिया कि अब देख लो अब क्या मसला आ रहा है आपके पास। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे रुक गया कोड 749 पे, तो हम इंडेक्स की वैल्यू यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, और अगर हमने किसी और भी, सारे वेरिएबल्स आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, हम यहाँ से अपना वेरिएबल ढूंढेंगे, यहाँ से भी ढूंढ सकते हैं और देख सकते हैं उसकी वैल्यू इस वक्त लाइन नंबर 749 तक कोड चला है तो क्या है। ठीक है, जैसे ये रहा इंडेक्स, ओके हो गया। अगर आप कहते हैं तो मैं इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इंडेक्स 41 हम कर देते हैं इसका नाम। ठीक है, थोड़ा सा ना यूनिक हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये देखें, हम यहाँ से सर्च करते हैं अपना वेरिएबल इंडेक्स 41, इसकी वैल्यू क्या है इस वक्त, उन्होंने कहा 1 है इस वक्त। अब ये देखें, ये हमारे पास है कि अगले लाइन पे जाओ। ठीक है, स्टेप ओवर नेक्स्ट फंक्शन कॉल, ये हमने अगले लाइन पे भेजा उसको, तो इस लाइन पे वो आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर चल रहा है, हमने कहा ठीक है चला दें, अब अगले लाइन पे चले जाए। अगले लाइन पे दोबारा डिबगर है, यहाँ पे उसने फिर रोक दिया कोड को, ये लेकिन चला दिया उसने। अब इंडेक्स वैल्यू 1 थी, प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा तो इंडेक्स वैल्यू क्या होगी 2। ठीक है, और अब उसने दोबारा रोक दिया। अब अगर हम आगे चला देंगे तो आगे हमने कहीं पे डिबगर लगाया नहीं हुआ, तो वो आगे चलता गया। ठीक है, तो इस तरह करके हम अपना कोड चेक कर सकते हैं लाइन बाय लाइन। तो जैसे कि हमने देखा कि हम एक लाइन बाय लाइन अपना कोड चेक कर सकते हैं और जो भी इशू आए उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे अपना सिंटैक्स एरर दे देंगे, वो यहीं पे उसने शो कर दिया कि ऊपर कोई गलती है, लेकिन वैसे ये तो अब हम खुद गलती कर रहे हैं तो हमें पता है कि क्या गलती है, लेकिन जब हमारा बड़ा सारा कोड होता है और हमें नहीं पता होता क्या गलती है, तो हम इस तरह लाइन बाय लाइन चेक करते हैं अपना कोड, और एक एक करके ऐसे एक एक लाइन चलाते हैं कोड की, और उस हिसाब से अपना देखते हैं कि वेरिएबल की जो हमारी वैल्यू है वो कितनी चेंज हुई, क्या चेंज हुआ, कहीं गलत तो नहीं हो रहा। तो इस तरह करके हम अपना
चेक कर लेते हैं डिबगर को, ठीक है। तो ये हमारे हो गए दूसरा तरीका। अब हमारे पास सिर्फ एक वे रह गया ट्राई एंड कैच वाला, अब उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हम डिबगर को एक दफ़ा कमिट कर देते हैं और इसको खोल देते हैं एक दफ़ा, ठीक है। क्योंकि डिबगर हम करेंगे ना तो हमारा कोड रुकता रहेगा। हमने अब क्या करना है, ट्राई, ठीक है, और इसके अंदर हमने कर्ली ब्रेसेस लगानी है और हम यहाँ पे कुछ भी चला सकते हैं। सपोज लेट x32 इज इक्वल टू, और हम यहाँ पे लिख देते हैं सम 55 प्लस, यानी ये मैंने एक वेरिएबल का नाम रखा सम 55 प्लस 45, ठीक है। और मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग x32, ठीक है। यहाँ हम यहाँ पे कर देते हैं फाइनल रिजल्ट, ओके। और हमने कर दिया, ये एक हमने पहले सपोज करें अपने एक फंक्शन लिखा या कोई भी लॉजिक हम जो भी चाह रहे थे, यहाँ पे हमने जैसे ब्रैकेट खत्म हो रही है कैच, यहाँ पे हमने एरर लेना है, ठीक है। एरर एज अ पैरामीटर लेना है, पैरामीटर वगैरह जो फंक्शन में हमने पढ़े थे। और हमने यहाँ पे कंसोल, यहाँ से याद रखें कंसोल डॉट लॉग नहीं करवाना है, कंसोल डॉट एरर करवाना है आपने, ठीक है। कंसोल डॉट एरर में आपने को लिख देना है दिस इज माई एरर, या जो भी आपने लिखना हो, ताकि आपको पता चले कि कहाँ से कंसोल चला है। और यहाँ पे ये जो हमारा एरर आ रहा है यहाँ हम इसको पास कर देंगे, ठीक हो गया। अब ये देखिए, अब मसला सबसे पहला यहाँ पे ये है कि फाइनल रिजल्ट करके कोई वेरिएबल ही नहीं है मेरे ख्याल से, मुझे याद तो नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन चेक कर लेते हैं हम। तो हम कंसोल में देखेंगे, अब ये देखें उसने क्या कहा, अच्छा ये इंडेक्स पे अभी इसको पहले चेंज कर दें, ठीक है। ये अब हमारा एरर आया, उसने कहा दिस इज माई एरर, ये हमें एक मैसेज दिया उसने, हम इसको कुछ भी लिख सकते हैं, फाइनल रिजल्ट इज नॉट फाउंड, ठीक है। यानी उसने इस फंक्शन को, इस पूरे कोड को चलाया, ठीक है। उसने यहाँ तक कोड चलाया, यहाँ पे उसको एरर मिल गया, उसने इसको नहीं चलाया, उसने यहाँ पे रोक के उसने इसको चलाना शुरू कर दिया, उसको बता दिया कि क्या एरर आ रहा है। यानी ये हमें यहाँ से तो नहीं ना पता चल रहा है क्या एरर आ रहा है, ना ही हमने कंसोल में कुछ दिखाया हुआ है, उसने कंसोल में कुछ नहीं किया, वो इस कंसोल पे गया ही नहीं। तो अगर हम ये ख़त्म कर देते, यहाँ पे हम लिख देते कुछ भी 32 लिख दिया हमने, तो प्लस करके लिखवा देगा, तब वो कैच में जाएगा नहीं अगर एरर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही एरर आएगा वो खुद ही कैच में जाके अपना एरर शो कर देगा, ठीक है। उसका देखते हैं क्या एरर आता है या नहीं भी आता, ठीक है। तो इस तरह हम इसका कर सकते हैं ट्राई और कैच का यूज़, कि अगर हमने यहाँ पे एक बड़ा सारा कोड लिखा है और हमें नहीं पता कि उसमें से कहीं से भी एरर आ सकता है, तो वो यहाँ से हम कैच में उसका एरर ले सकते हैं और फिर उसको एक दफ़ा सॉल्व भी कर सकते हैं। और अगर हम ये रियल टाइम में कर रहे हैं तो वहाँ पे हम एक एरर मैसेज शो कर सकते हैं, ये फ़लाँ वजह की वजह से ये एरर आ रहा है, तो आप मुतबादिल ये चीज़ यूज़ करें या जो भी, हम उस हिसाब से सिचुएशन के हिसाब से उसको डील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक से दो से तीन वेज थे जिससे हम अपनी डिबगिंग कर सकते हैं और अपने कोड को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं कि वो क्रैश होने से बच जाए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ भी आई होगी। इसको आप ट्राई भी करना है और आपने जब प्रैक्टिस करनी है तो आप इन सारी चीज़ों को, कंसोल को, डिबगर को और ट्राई एंड कैच को यूज़ कर सकते हैं। जब आप एक नया फंक्शन लिख रहे हैं आप ट्राई एंड कैच को यूज़ कर सकते हैं। आपका एक एरर आ गया तो आप डिबगर यूज़ करके लाइन बाय लाइन कोड यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं कहाँ पे एरर आ रहा है, कहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए थी या गलत चेंज हो रही है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप फेसबुक पे ग्रुप में पूछ सकते हैं स्मैश कोड कम्युनिटी के, आपको आई टैग में लिंक आ रहा होगा कि कैसे आपने क्वेश्चन पूछना है, या कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।